नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जितने भी बीपीएससी टीआरई के स्टूडेंट हैं, सभी साथी क्लास को शेयर जरूर कर दिया करिए। जितने भी साथी हैं, अगर आप शेयर कर देते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। और सभी साथी ध्यान दीजिएगा क्लास में। और आज हम लोग जो है ईवीएस की क्लास कर रहे हैं, जिसमें हमारी क्लास नंबर 4 है। 3 क्लासें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं और इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिए गए हैं। वहां से आप इसको डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं विद्यालय एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से आप लोग की अच्छी तैयारी करवाई जा रही है। चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास का पहला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का कारण है। जो जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं, एक्सचेंजेस हो रहे हैं, ये किस कारण से हो रहे हैं? ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, उपयुक्त सभी। ये सभी जितने भी कारण हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस प्रभाव हो गया, ओजोन परत का क्षरण हो गया, प्रदूषण हो गया, ये सभी कारण जलवायु परिवर्तन के कारण है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, ये बताना है। तो ऐसी कौन सी गैस है जो धरती पर जीवन जीने के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? ऑक्सीजन भी है, ओजोन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो देखा जाए तो ये सभी जरूरी हैं, लेकिन अगर लाभदायक और हानिकारक की बात की जाएगी तो वो हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आपके हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो याद रखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो CO2 गैस होती है, जो आपकी CO2 गैस होती है ना, ये जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा मतलब विकिरण है, ताप विकिरण जो होती है, तो सूर्य से आने वाले प्रकाश को वापस मतलब कि रोक लेती हैं, पृथ्वी पर रोक लेती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है, जो सूर्य का प्रकाश है वो पूरा का पूरा जो है वायुमंडल में पूरा वापस नहीं जा पाता और वो पृथ्वी पर जो है ये तापमान बढ़ाता है, पृथ्वी के तापमान को। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह कौन सी गैस है, ये बताना है। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन। तो अभी आप सभी जानते हैं कि जो मीथेन गैस है ये धान के खेत से सबसे ज्यादा जो है उत्सर्जित होती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मीथेन। मीथेन का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है CH4। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है। इसी को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। मीथेन को मार्स गैस का नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह कौन सी है, ये बताना है। जैसे जुगाली करने वाले पशु कौन कौन से होते हैं, आप सभी जानते हैं कि ऐसे पशु, आप जुगाली कैसे करते हैं? तो आप देखे होंगे कि जो पशु होते हैं खाना खाने के बाद, चारा खाने के बाद वो क्या करते हैं, मुंह को चलाते रहते हैं और उसी को कहते हैं जुगाली करना। तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन, CFC या नाइट्रस ऑक्साइड, तो याद रखिएगा उससे मीथेन गैस निकलती है, ठीक है। जब वो जुगाली करते हैं, अर्थात खाना खाने के बाद खाना को पचाने के लिए, वो लोग अपने खाना को पचाने के लिए जो है आप देखेंगे तो जितने भी गाय, भैंस, बकरी, कोई भी किसी को भी आप देखेंगे तो वो लोग क्या करते हैं, मुंह को चलाते रहते हैं। तो उसे कहते हैं जुगाली करना। और यहाँ से CH4 यानी कि मीथेन गैस उत्सर्जित होती है, याद रखिएगा। इनके जुगाली करने से मीथेन गैस का निस्सरण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? इसमें बताना है कौन सा ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है। समुद्र जल तल का बढ़ना, क्या यह है? एकदम सही। फिर हिम नदी का पिघलना, आप देखेंगे कि जो हिम नदियां यानी कि जो बर्फ की नदियां हैं वो पिघल रही हैं बहुत तेजी से, ये भी सही है। बीमारियों का फैलना और प्रवाल भित्ति का विरंजन होना, ये सभी जितने भी कारण हैं वैश्विक तापमान की वृद्धि में कारण है। तो इसके सभी ऑप्शन सही हैं, 1, 2, 3, 4 सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखिएगा सर्वाधिक जो योगदान करने वाला देश है ये है आपका चीन।
चीन इसमें सर्वाधिक योगदान करता है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा CO2 का उत्सर्जन कौन करता है? तो चीन इसमें सबसे अधिक CO2 का उत्सर्जन करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? कार्बन निगेटिव देश, ऐसा देश जहां पे कार्बन का जो उत्सर्जन है बहुत कम, नगण्य मतलब शून्य के बराबर हो रहा हो, उसे कार्बन निगेटिव कहेंगे। तो ऐसा देश है आपका भूटान। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भूटान। अगला प्रश्न है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली कौन सी क्रिया है? मत्स्य उद्योग, खनन, निर्माण या कृषि? तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा कृषि। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, याद रखिएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, सभी साथी जरूर से जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम्स में ना पूछा गया हो या इंपॉर्टेंट ना हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? ये किसने बोला था? मिलुटिन मिलानकोविच ने। मिलुटिन मिलानकोविच ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? ये बताना है। मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावित हुआ? तो यह मार्च 21, 1994 को यह प्रभावित होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है? जो क्योटो प्रोटोकॉल है यह निम्न में से संबंधित है। किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस, जलवायु परिवर्तन या जल प्रदूषण? याद रखेंगे जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसके बारे में भी आपको डिटेल नॉलेज देंगे और ये आपका MPPCS प्री 2014 में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा रहे हो, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर पूछा गया है आप में क्योटो प्रोटोकॉल क्या है तो उसके बारे में आपको संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अधिनियम, संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय से अंतर संबंधित है और इस प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में अंगीकृत किया गया था। यह 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ और यह प्रोटोकॉल वैश्विक तापमान में योगदान देने वाली गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु लक्ष्य है, ठीक है। अर्थात ये जो क्योटो प्रोटोकॉल रखा गया है यह वैश्विक तापमान जो आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके तापमान में बढ़ने से उसको कम करने के लिए यह इसका लक्ष्य रखा गया है। अब हम बात करेंगे ब्लू कार्बन क्या है। पूछा गया है क्वेश्चन ब्लू कार्बन क्या है। ये आपका IAS प्री 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था और ये आपसे दोबारा से क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। ब्लू कार्बन क्या है? महासागरों तथा तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन। कहने का मतलब कि महासागर और जो तटीय पारिस्थितिक तंत्र है उनके द्वारा जो प्रग्रहित कार्बन है उसी को ब्लू कार्बन कहा जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध है। जो कार्टाजोना प्रोटोकॉल है इसका संबंध किससे है, ठीक है, ये बताइएगा। कार्टाजोना प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो यह जैव सुरक्षा समझौते से संबंधित है, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जैव सुरक्षा समझौता, ठीक है। और सभी साथी जितने भी हैं क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी जितनी भी क्लासेस हैं BPSC TRE 4 के लिए वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उन सभी क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF इसका आपको डेली क्लास का आपको PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और नीचे आप देखेंगे तो इसका जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो पिन कर दिया गया है, वहां से आप इसको ज्वाइन करके और इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स, यानी कि बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है, ये बताना है। एशिया विकास बैंक ADB, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP या विश्व बैंक। तो याद रखिएगा इसका जो प्रबंधन है ये करता है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है,
जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी, ये बताना है। जलवायु परिवर्तन जब हुआ था उस पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? यह 2008 में लोकार्पित की गई। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? सूर्य का जो प्रकाश है इसमें देखा जाए तो पराबैंगनी विकिरण जो है, पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया क्या पैदा करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या फ्लोराइड्स? तो याद रखिएगा ये ओजोन पैदा करती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ओजोन हमसे जो है, ओजोन की बात करेंगे तो ओजोन किससे रक्षा करती है? पराबैंगनी विकिरण, पराबैंगनी जो विकिरण है या पराबैंगनी जो तरंगे हैं उनसे ओजोन जो है हमारी सुरक्षा करती है। पराबैंगनी जो किरणें हैं इनकी वजह से देखा जाए तो कौन से क्या प्रॉब्लम होती है? तो स्किन रोग हो जाते हैं, त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं पराबैंगनी किरणों की वजह से। ठीक है, तो त्वचा संबंधी रोग को रोकने के लिए कौन कार्य करता है? ओजोन गैस। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है किससे? अल्ट्रावायलेट किरणों से, या अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनसे ओजोन परत बचाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अच्छा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपके लिए क्वेश्चन है ओजोन दिवस। ओजोन दिवस की बात करेंगे तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? ये याद रखेंगे, पहली बार 1987 में मनाया गया था। पहली बार 1987 में ओजोन दिवस मनाया गया, याद रखेंगे। ठीक है, सभी साथी इतना जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, देखेंगे ओजोन परत अवस्थित है, ओजोन परत अवस्थित है क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या आयन मंडल में? तो याद रखिएगा ओजोन परत की बात करेंगे तो यह है समताप मंडल में स्थित है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत पर पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। ओजोन परत की बात करेंगे तो यह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है ये बताना है। 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या 20 किलोमीटर? तो याद रखिएगा आपका समताप मंडल जो है ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है लगभग, यानी कि ओजोन परत जो है पृथ्वी से लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल? तो याद रखेंगे सबसे निचली परत है आपकी क्षोभ मंडल। सबसे निचली परत है आपकी क्षोभ मंडल। और सबसे ऊपरी परत की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आयन मंडल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र। अभी देखेंगे तो ओजोन छिद्र पे क्या हो गया? ओजोन में एक छिद्र हो गया, जो ओजोन परत है आपकी उसमें एक छिद्र हो गया है। ठीक है, तो इस छिद्र का जो कारण है ये क्या है? ओजोन छिद्र का कारण है एसिटिलीन, एथिलीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन? तो याद रखिएगा जो ओजोन छिद्र है, ओजोन में जो छिद्र हुआ है यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस की उपस्थिति के कारण हो चुका है। ठीक है, अब आप देखेंगे तो CFC गैस बहुत हानिकारक गैस होती है। अब सबसे पहले आप देखेंगे तो जो इसके पहले जो अभी इस जनरेशन में जो फ्रिज वगैरह आ रहे हैं तो उनमें CFC का यूज नहीं किया जाता, इसको मना कर दिया गया है। लेकिन जो पहले फ्रिज आते थे, रेफ्रिजरेटर, AC आती थी, उनमें CFC गैस का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी के कारण ओजोन पर छिद्र हो गया है। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है तो सबसे ज्यादा कहां पर है इसका जो ओजोन छिद्र है इसका निर्माण सबसे ज्यादा कहां हुआ है? भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर या यूरोप के ऊपर? तो याद रखेंगे जो ओजोन छिद्र का निर्माण हुआ है यह अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर हुआ है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है ये बताना है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है यह किसके रक्षण या किसके संरक्षण से संबंधित है? अभी बताया था आपको, हरित गृह गैसें, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत या संकटग्रस्त प्रजाति? संकटग्रस्त प्रजाति के लिए IUCN है। कल की क्लास में आपको बताया था हमने IUCN। ठीक है, जो IUCN है ये संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए कार्य करता है। अम्लीय वर्षा आपका जो है, अम्लीय वर्षा तो आपका SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी से मिलकर के अम्लीय वर्षा का निर्माण होता है। ठीक है, और ओजोन परत के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रखा गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है, देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। यह वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है और जिसका उद्देश्य ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि का प्रयोग से हटाना है। यह प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए क्वेश्चन भी आ गया, अभी आपको बताया था। ओजोन परत संरक्षण दिवस यह मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगली हम बात करेंगे तो 5 जून को क्या मनाए जाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, याद रखेंगे। 21 अप्रैल और 23 मार्च को क्या मनाते हैं? तो यह 23 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। और 21 नहीं 22 अप्रैल को आपको विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है? यह किसका कारण हो सकता है? यकृत कैंसर का, मस्तिष्क कैंसर का, मुखीय कैंसर का या त्वचीय कैंसर का? तो अभी आपको बताया स्किन संबंधी रोग, यानी कि इसी के द्वारा जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणें हैं, इसके द्वारा त्वचा कैंसर यानी कि जो आपकी स्किन कैंसर है, ये होने का प्रबल संभावना हो जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? रूसी टीम, जर्मन टीम, अमेरिकन टीम या ब्रिटिश टीम? तो याद रखेंगे ब्रिटिश टीम के द्वारा ओजोन छिद्र जो है अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र का पता लगाया गया था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? कहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं? मालवा पठार, पूर्वी पठार, पश्चिमी पठार या छोटा नागपुर पठार? तो याद रखिएगा कहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये कहाँ स्थित है? ये आपका केरल में स्थित है, पश्चिमी घाट। ठीक है। और साथियों, आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी क्लास? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास अगर पसंद आई हो तो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जितने भी देख रहे हैं, जितने भी देखेंगे, सब लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा अपने सभी मित्रों को। जितने भी आपके मित्र हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से, उन सभी में शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होती रहें। और सभी लोग बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जरूर मिस ना हो। ठीक है। और उम्मीद है कि सभी को क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर साथियों आपको पीडीएफ इसका चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और दोबारा से अपना रिवाइज कर सकते हैं। और हाँ साथियों, जब हमारी ईवीएस की पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो कंप्लीट जो पीडीएफ है आपको कंपाइल करके सारी क्लासेस का जो पीडीएफ होगा, सभी पीडीएफ को कंपाइल करके आपको एक साथ सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसमें आपके लगभग 500 से 600 प्रश्न ईवीएस के मिल जाएंगे, ताकि आप इन्हें रट करके अपने एग्जाम को फोड़ सकते हो। ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।